हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 5 जो 5 मिनट जीके कैप्सूल का भाग होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो जाएं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और साथ साथ चैनल को शेयर भी करते रहें। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है। तो मुझे बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो इनमें से कौन सी गैस सबसे ज़्यादा दिखाई देगी। पहला ऑप्शन है जलवाष्प यानी वेपर, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस दिखाई देती है? जलवाष्प यानी वेपर आपको दिखाई देगा। एक क्वेश्चन तो हुआ ये। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं इनमें से कौन सी गैस जो ज्वालामुखी विस्फोट है उसके दौरान दिखाई नहीं देगी। तो देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो है ये गैस दिखाई देती हैं। इनकी ट्रिक है जल कोसना यानी जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ये गैसें हमको किस में दिखाई देती हैं? ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान दिखाई देती हैं। इसमें जलवाष्प जो है सबसे ज़्यादा दिखाई देती है और नाइट्रोजन जो है सबसे कम दिखाई देती है। तो ये बात आपको याद रखनी है, जल कोसना ट्रिक आपको याद रखनी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा का प्राथमिक यौन अंग कहलाता है। तो गर्भाशय, डिंब, वाहिनी, नलिका, अंडाशय और योनि। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन हो जाता है? इसमें अंडाशय सही ऑप्शन हो जाता है जो मादा का प्राथमिक यौन अंग कहलाता है। और आपको क्या याद रखने हैं? आपको याद रखने हैं इसमें हॉर्मोन्स, 3 हॉर्मोन्स आपको याद रखने हैं। पहला प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो है मादाओं के स्तन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो मादा में जो स्तन बनते हैं वो किससे बनते हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन से बनते हैं। एक आपको याद रखनी है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। देखिए, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो पुरुष का सेक्स हार्मोन्स होता है और जबकि एस्ट्रोजन जो होता है ये महिला का सेक्स हार्मोन होता है। इसमें से ये 2 जो है बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? तो आप लोगों को याद रखना है टेस्टोस्टेरोन यानी पुरुष का और एस्ट्रोजन यानी महिला का सेक्स हार्मोन्स याद रखना है। और बात करें प्रोलैक्टिन की, तो प्रोलैक्टिन जो है इसके कारण ही महिलाओं में स्तनों का विकास होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन के अणु की किसके द्वारा क्रिया से होता है। यानी ऑक्सीजन का जो अणु है उसकी क्रिया हम किससे कराएं कि हमारा ओजोन का अणु बन जाए। क्लियर है? तो इसके ऑप्शन है आपके एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें और गामा किरणें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है पराबैंगनी किरणें। जब ऑक्सीजन पराबैंगनी किरणों से यानी यूवी से क्रिया करती है तो उसके साथ में क्या बनता है? उसके साथ में बनता है ओजोन। क्लियर है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाता है? आंसर होता है पराबैंगनी किरणें। और इसका निर्माण कैसे होता है? ओजोन परत का निर्माण होता है सूर्य से जो आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हैं यानी पराबैंगनी किरणें हैं, इनकी वजह से होता है। और ये पराबैंगनी किरणें जब ऑक्सीजन के अणु से यानी O2 से क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन जो है 2 अलग अलग परमाणु में अलग बट जाती है। क्लियर है? अब मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे ये O2 है, ऑक्सीजन है ये O2, इस पे जब UV यानी अल्ट्रावायलेट किरण पड़ी तो ये किस में हो जाएगा? एक O में और एक O में। जब ये O जो है यानी ऑक्सीजन का नवजात एक O2 से क्रिया करेगा, दूसरा जो वायुमंडल में उपस्थित होगा तो ये क्या बना देगा? O3। ऐसी ये भी क्या बना देगा? O3। क्लियर है? तो ये अल्ट्रावायलेट किरण जो होती हैं ये ऑक्सीजन का जो अणु है उसे 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। यानी O2 है अगर
तो एक O और एक O में बांट देगा। फिर ये एक O जो है एक O2 से क्रिया करके क्या बनाएगा, O3 बनाएगा, और ये एक O2 से क्रिया करके क्या बनाएगा, O3 बनाएगा। ये फिर क्या बन जाएगा, ये ओजोन बन जाएगा। आपको एक बात और याद रखनी है, ओजोन का ये फॉर्मूला कई बार पूछा गया है कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, और ओजोन की परमाणुकता कितनी होती है। ओजोन की परमाणुकता भी आपको याद रखनी है। परमाणुकता यानी इसमें परमाणुओं की संख्या। तो ओजोन में परमाणु की संख्या कितनी है, 3, तो इसकी परमाणुकता कितनी होगी, 3 हुई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कोष में जो नाभिक के सबसे निकटतम होता है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो देखिए जैसे ये नाभिक हुआ तो आप लोगों को पता होगा कि नाभिक के चारों तरफ ये कक्षाएं बनी हुई होती हैं। पहली कक्षा को हम K या 1, दूसरी से कक्षा को L यानी 2, तीसरी कक्षा को ऐसी M यानी 3। तो देखिए इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है, इसमें 2 हो जाती है। अब बात यह है कि हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे। यानी मुझसे अगर कहे कि 4th कक्षा में यानी KLMN यानी nवीं कक्षा में मुझे निकालनी है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2n की पावर 2, जहाँ n जो है कक्षा की संख्या होती है। यहाँ पर मैं रखूँगा तो 2 × 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 2 × 32। अब मान लिया मुझे पहली कक्षा में निकालना है, यानी K कक्षा में निकालना है पहली कक्षा में, तो मैं रखूँगा 2n² फॉर्मूले में, यानी 2 × 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2। अब मुझे दूसरी कक्षा में निकालनी है तो मैं 2 × 2 का स्क्वायर निकाल लूँगा, तो कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हुआ। क्लियर है। तीसरी कक्षा में मैं निकालना चाहूँ KLM में, M में निकालना चाहूँ मैं, M यानी तीसरी संख्या, तीसरी कक्षा, तो 2 × 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा कितना हो गया 18। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 2n² जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है किसी भी कक्षा में। क्लियर है। कब, जबकि वो जो है नॉर्मल स्टेट में हो, यानी अपनी सामान्य स्थिति में हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किसको आहार नलिका भी कहा जाता है। ऑप्शन है आपके महाधमनी, कंठ नली, ग्रास नली या बाल्य ग्रंथि। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाता है ग्रास नली को हम क्या कहते हैं, आहार नली भी कहते हैं। क्लियर है। ग्रास नली कहाँ पर होती है, हमारे जो गला होता है उसमें ग्रास नली ये पाई जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केडियम के कितने समस्थानिक होते हैं। स्केडियम के कितने समस्थानिक होते हैं, तो देखिए स्केडियम के सबसे ज़्यादा समस्थानिक होते हैं, 13 समस्थानिक इसके होते हैं। क्लियर है। अब बात यह है कि समस्थानिक किन्हें कहते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भी अलग अलग होते हैं। परमाणु भार अलग अलग, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखे 3 ऑप्शन, 1H1, 1H2 और 1H3। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। तो इसमें क्या है कि इसमें ये जो है नीचे जो लिखा जाता है किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक लिखा जाता है, और परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक किसकी संख्या के बराबर होता है, ये होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर। प्रोटॉन की संख्या के बराबर किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इनका परमाणु क्रमांक सबका क्या है, 1 है। तो ये क्या हुए आपस में, ये क्या हुए, समस्थानिक हुए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, उनके कई बार नाम भी पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है। तो ये बात आप लोगों को याद
रखनी है। अब मैं ये बता दूं, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ था, ये जो 1H2 लिखा होता है इसे परमाणु भार कहते हैं, परमाणु भार, या इसको परमाणु द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है। क्लियर है? तो भार ये ऐसे समझे कि इसके सर पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भार हो गया। अब परमाणु भार कैसे निकालते हैं? परमाणु भार ऐसे निकालते हैं, परमाणु भार बराबर होता है किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसका परमाणु भार कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु भार जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या। कोई भी अगर तत्व लिखा हुआ है उसके ऊपर जो होगा वो परमाणु भार होगा, या जिसको द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। तो आई होप अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, कई चीज़ें आपने नई सीखी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जर्केनियम का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कठिन क्वेश्चन ले रहा हूँ अपनी तरफ से, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। आप लोग जा कर के देख सकते हैं, एसएससी सीजीएल 2019 का मार्च में जो पेपर हुए थे, मार्च में पेपर हुए थे, उसमें ये क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। मुश्किल से 2 या 3 क्लास में और ये समाप्त हो जाएंगे, जो साइंस के क्वेश्चन है, फिर हम अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो जर्केनियम जो होता है उसका जो द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान होता है या परमाणु भार होता है वो 91.22 होता है। तो इसका आंसर हो जाता है 91.22, इसका आंसर हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था? तो ऑप्शन है मैरी एंडरसन, जॉर्ज ईस्टमैन, स्टीव बेजोइट और स्टेफनी लुइस कॉलेक। तो जो केवलर है उसका जो आविष्कार किया था वो आविष्कार स्टेफनी लुइस कॉलेक ने किया था। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को शेयर भी कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पुरानी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जा कर के वो वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आज 5 सेशन हुए हैं हमारे, तो 8 पंजे 40 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, और उन 40 क्वेश्चन में हमने लगभग हर क्वेश्चन के साथ अगर 2 क्वेश्चन भी करे होंगे तो 80 क्वेश्चन हम आज तक कर चुके हैं। क्लियर है? तो बने रहें इसी तरह हमारे चैनल पर, घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।